जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 400 से ज़्यादा पदों पर आयोजित वीडियो बीपीडीओ पटवारी लेखपाल सहित अन्य पदों के लिए जो है स्नातक स्तरीय परीक्षा लेकर इस परीक्षा को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लगातार युवाओं का जो है देहरादून सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन जारी है पेपर लीक मामले को लेकर। तो पेपर लीक मामले में 5 पर केस हो चुके हैं और 1 गिरफ्तार। प्रोफेसर सुमन खालिद की एक बहन से पुलिस की पूछताछ जारी। तो अब तक की बड़ी अपडेटें हम यहाँ पे देखेंगे। बॉबी पवार भी यहाँ पे जांच के दायरे में आ चुके हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में सोमवार को देहरादून में प्रोफेसर सुमन 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रश्न पत्र हल करने में शामिल प्रोफेसर सुमन और परीक्षा में बैठे खालिद की बहन हिना को सोमवार को फिर हिरासत में लेकर पूछताछ किया। वहीं खालिद की दूसरी बहन साबिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार को भी जाँच के दायरे में रखा है। पेपर लीक होने की बात सामने आते ही रविवार को एसएसपी अजय सिंह ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और इसकी जांच में सामने आया कि परीक्षा पूर्वाह्न 11 बजे आरंभ हुई और इसके बाद 11:35 पर प्रश्न पत्र के 3 पेजों के स्क्रीनशॉट खालिद के फ़ोन से प्रोफेसर सुमन के व्हाट्सएप पर पहुंच गए। इनमें कुल 12 प्रश्न थे और प्रोफेसर सुमन ने इन प्रश्नों को हल करके वापस अपने परिचित खालिद के फ़ोन पर भेज दिया। प्रश्नों को हल करने के लिए प्रोफेसर सुमन को खालिद की बहन साबिया और हिना ने व्हाट्सएप कॉल किए थे। इसके बाद प्रोफेसर सुमन ने प्रश्न पत्र और उनके उत्तर बॉबी पवार को भी भेज दिए। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि रायपुर थाने में भर्ती परीक्षा में अनुचित साधन रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें अमरोड़ा डिग्री कॉलेज प्रतापनगर टिहरी की प्रोफेसर सुमन, परीक्षा में बैठे खालिद, उसकी बहनों साबिया व हिना और एक अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने सुमन और हिना को सोमवार को दोबारा हिरासत में लेकर पूछताछ की। वहीं फरार मुख्य आरोपी खालिद की दूसरी बहन साबिया को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले की जांच एसपी देवहात जिया बलौनी को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नकल माफिया को समाप्त करने के लिए सरकार ने देश का सबसे कठोर नकल कानून लागू किया है। इसे हताश नकल माफिया, कोचिंग माफिया सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसका जल्द खुलासा किया जाएगा। सीएम ने कहा कि नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। सोमवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई 2021 को उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभाला तो उस वक्त कई विभागों में विभिन्न श्रेणी में 22,000 के करीब पद रिक्त हुए थे। अब 25,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। इनकी परीक्षा में भी नकल का एक भी मामला सामने नहीं आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नकल विरोधी कानून से कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा, इसलिए नकल और कोचिंग माफिया सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और रविवार को भी ऐसा ही प्रयास किया गया, जबकि ये पेपर लीक मामला का नहीं है। तो मुख्यमंत्री का भी कहना है कि भाई ये पेपर लीक का मामला नहीं है। ऐसा षड्यंत्र पूर्व में भी हो चुका है, लेकिन सरकार ने पारदर्शिता के साथ ही सभी परीक्षाओं को संपन्न कराकर माफियों के इरादों पर पानी फेर दिया। जैमर लगे थे लेकिन ये काम के नहीं, ठीक है। तो ज़्यादातर केंद्रों पर 4G नेटवर्क रोकने वाले जैमर थे, 5G वाले नहीं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो स्नातक स्तरीय परीक्षा में 445 केंद्रों पर जैमर तो लगे थे, लेकिन ये 4G नेटवर्क रोकने वाले थे। विशेषज्ञों का कहना है कि ये 5G नेटवर्क को नहीं रोक सकते। आयोग ने पेपर लीक होने से रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। केंद्र सरकार के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी ने जैमर लगाए थे। पहले आयोग केवल संवेदनशील केंद्रों पर इन्हें लगवाता था। इस बार सभी 445 केंद्रों पर जैमर लगे थे, ठीक है। तो ये जो जैमर थे 4G नेटवर्क को रोकने वाले थे, 5G नेटवर्क को रोकने में ये नाकाम रहे। तो 4G जो नेटवर्क आमतौर पर 700 मेगाहर्ट्ज़, 1800 मेगाहर्ट्ज़ और 2300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड पर काम करता है। 5G नेटवर्क इससे कहीं ज़्यादा ऊंची फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे 3300 मेगाहर्ट्ज़, 3500 मेगाहर्ट्ज़, 2400 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करता है। जैमर एक तय फ्रीक्वेंसी रेंज को ही जाम कर सकता है, लिहाजा यह 5G नेटवर्क को जाम नहीं करता। तो आयोग के सचिव डॉक्टर श्री कुमार बरनवाल का कहना है कि उनके पर्यवेक्षक ने मौखिक तौर पर परीक्षा केंद्र के कक्ष 22 में जैमर ने चलने की शिकायत की थी। सोमवार को जब उनकी रिपोर्ट आई तो उनमें कक्ष 9 में जैमर के काम न करने की बात सामने आई। उन्होंने बताया कि
मामले की जांच की जा रही है। यह तो तय है कि जिस कक्ष से पेपर बाहर आया वहां जैमर काम नहीं कर रहा था। तो किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे नकल माफिया। तो पुष्कर सिंह धामी ने सख्त चेतावनी दे कहा कि नकल माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कुछ नकल व कोचिंग माफिया सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं, जल्द ही इनका खुलासा किया जाएगा। तो खालिद ने एक रात पहले अपनी बहन को बताई थी यह बात। व्हाट्सएप पर बहन ने की थी बात और फिर कर दिया नंबर डिलीट। कल सुबह पेपर दूंगा, उसे सॉल्व करके वापस भेज देना। तो ये बात हुई थी। तो यूके SSSC की परीक्षा पेपर बाहर आने के मामले में खालिद के साथ कोई और भी मिला हो सकता है। खालिद ने एक दिन पहले रात को अपनी बहन को कहा था कि रात को अपनी बहन को कल सुबह पेपर दूंगा, उसे सॉल्व करके उसी नंबर पर वापस कर देना और नंबर डिलीट भी कर देना। बहन ने बिल्कुल वैसा ही किया। नंबर डिलीट होने के कारण पुलिस भी उस नंबर की तलाश नहीं कर पा रही है। खालिद की बहन ने 2 बार व्हाट्सएप से उस नंबर पर बात की थी। हरिद्वार पुलिस की ओर से बहन से की गई पूछताछ के बाद यह बात सामने आई है और अब खालिद की गिरफ्तारी के बाद ही अगला राज खुल पाएंगे। यूके SSSC की परीक्षा का प्रश्न पत्र बाहर आने के बाद मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि खालिद मोहम्मद ने परीक्षा से एक रात पहले ही अपने घर में अपनी बहन को बताया था कि सुबह पेपर मिलेगा, उसे सॉल्व करके उसी नंबर पर वापस भेज देना है। और अब नंबर डिलीट हो जाने के कारण पुलिस के लिए उस संपर्क सूत्र तक पहुंचना अब मुश्किल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक आशंका और गहरी हो गई है और खालिद के साथ ही और लोग भी इस गड़बड़ी में शामिल हो सकते हैं। आयोग ने बताया था कि परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए गए थे और मोबाइल फ़ोन बाहर रखवाए गए थे। फिर भी पेपर बाहर कैसे निकला, यह भी बड़ी गुत्थी बना हुआ है। देहरादून STF और हरिद्वार पुलिस लगातार खालिद की तलाश में दबिश दे रही है। उसका मोबाइल बंद है। SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने पुष्टि की कर्मचारियों से गहन पूछताछ की गई है और खालिद की गिरफ्तारी के बाद ही मामले की परतें खुल सकेगी। कौन है खालिद? तो पेपर लीक प्रकरण का मुख्य किरदार कौन है? खालिद। तो पेपर लीक प्रकरण में सामने आया है जो खालिद मोहम्मद सुल्तानपुर का रहने वाला है। साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले खालिद की 5 बहनें, एक भाई है। भाई मानसिक रूप से बीमार है जिसको परिवार वालों ने छोड़ रखा है। 7 बहनों में सिर्फ एक ने ही स्नातक स्तर की पढ़ाई की है। करीब 3 साल पहले देहरादून में संविदा पर जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात हुआ था। हालांकि कुछ समय बाद ही उसे सेवा से हटा दिया गया। इसके बाद से वह लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी में जुटा था। बताया जाता है कि पिछले 2 साल से वह घर पर रहकर तैयारी कर रहा था। रुड़की में जाकर 5:30 पे फ़ोन बंद हुआ। तो खालिद ने पेपर देने के बाद जैसे ही सोशल मीडिया पर फोटो देखी तो वह घर से फरार हो गया। शाम को 5:30 बजे खालिद ने फ़ोन बंद कर लिया था। अंतिम लोकेशन रुड़की की मिली है, जिसके बाद पुलिस ने खालिद की तलाश शुरू कर दी है। दून में रहने को सत्यापन। पुलिस की सुल्तानपुर चौकी में खालिद के नाम से सत्यापन भी आया है। बताया जा रहा है कि मक्खमपुर के किराए में मकान में रहने के लिए पिछले महीने ही सत्यापन करने के लिए पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था। सिस्टर के पेपर हैं, मदद करनी है, सुमन ने मैसेज लिखा। ओके। तो जांच में पता चला है कि प्रोफेसर सुमन के मोबाइल पर सुबह 7:55 पे जो है खालिद मलिक ने व्हाट्सएप मैसेज किया, सिस्टर के पेपर है, मदद करनी है कहा। सुमन ने 8:02 पे ओके का जवाब दिया। इसके बाद 11:34 बजे खालिद की बहनों सबिया और हिना की व्हाट्सएप कॉल आई। 11:35 बजे बाद जो है 3 पेज 12 प्रश्नों वाले सुमन के खालिद के नंबर पे भेजे गए। सुमन ने हाथ से उत्तर लिखकर 11:45 पर खालिद को वापस भेज दिए। इसके बाद सुमन को पेपर लीक का शक हुआ। सुमन ने दोपहर 12:28 बजे पेपर के पेज व उत्तर व्हाट्सएप पर भेजे। बॉबी ने 12:32 पर सुमन को चुप रहने को कहा। बॉबी पवार ने दोपहर 1:30 बजे सोशल मीडिया पर इन पोस्ट को प्रचारित कर परीक्षा को बदनाम करने का प्रयास किया। SIT रिपोर्ट में कहा गया कि यदि बॉबी ने समय पर अधिकारी को सूचित किया होता तो तत्काल कार्रवाई संभव हो जाती है। तो पथरी के आदर्श बाल सदन से बाहर आई थी पेपर की फ़ोटो। प्रारंभिक जांच में सामने आया स्कूल का नाम। 15 से 18 कर्मचारियों से पूछताछ की। तो लक्ष्य हर बार चर्चा में रहता है, इस बार भी जो है स्नातक स्तरीय परीक्षा मामले में बेरोजगारों ने यहाँ पे, तो जैसे कि आपने बताया, जो बेरोजगारों ने यहाँ पे लगातार कूच किया है और सोमवार से लेकर अभी तक जो है बेरोजगार देहरादून में परेड ग्राउंड में, साथ ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में धरने में बैठे हुए हैं, जिसमें सैकड़ों बेरोजगार युवा पेपर लीक को लेकर, पेपर को दोबारा करवाने की मांग को लेकर लगातार धरने में हैं और नकल माफियों को जो है जेल भेजने के जो है कगार पे यूके SSSC के बैनर तले सभी बेरोजगार युवा लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो आयोग का जो रुख आया है वो साफ रुख आया है। आयोग ने साफ साफ कहा कि भाई रद्द नहीं किया जाएगा स्नातक स्तरीय परीक्षा। आयोग सचिव ने कहा जिस अभ्यर्थी ने पेपर की फ़ोटो बाहर भेजी उसका रिजल्ट रुकेगा, बाकी का जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अच्छा, तो पेपर लीक में जो स्नातक स्तरीय परीक्षा में जो है यूके ट्रिपल ने अपना रुख साफ कर दिया है। और आयोग का कहना है कि परीक्षा, चूँकि मामला एक परीक्षा सेंटर का है, एक छात्र से जुड़ा है, इसलिए पेपर लीक नहीं हुआ है, लिहाजा परीक्षा रद्द नहीं होगी, जो कि बड़ी खबर है। और उत्तराखंड का युवा ये बिल्कुल नहीं सहेगा। चाहे पेपर एक एग्ज़ाम सेंटर में लीक हुआ है, लेकिन पेपर लीक हुआ है तो उसका जो पेपर होगा उसका कोई समाधान नहीं है। उसका पेपर यही है कि दोबारा से जो है आयोग को पेपर करवाना होगा, चाहे उसके लिए आयोग को कितनी भी टाइट व्यवस्था करनी होगी, कितनी भी जो है सख्ताई करनी होगी। सेंटरों में जो है बिल्कुल एकदम से जो है चेकिंग करनी होगी। कोई भी जो है फ़ोन, कोई भी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लग रही है उनके लिए फ़ोन अलाउ नहीं होंगे, ना ही कॉलेज में वो अपना फ़ोन लेके आएंगे। तो काफ़ी जो है सख्त निर्देशों के बावजूद भी जो है फिर भी जो है यहाँ पे पेपर लीक हुआ है, जबकि मोबाइल पे प्रतिबंध रहता है। इन्विगेटर को जो है, जो परीक्षा में जो है ड्यूटी करते हैं, उनके लिए सख्त निर्देश होते हैं कि कोई भी फ़ोन लेके जो है एग्ज़ाम्स हॉल में नहीं जाएगा। उनके फ़ोन पहले ही जमा कर दिए जाते हैं, या फिर उनको बता दिया जाता है कि अपने फ़ोन जो है अपनी सुविधा के अनुसार अपने बैग में रख दो, कहीं गाड़ी में रख दो। एग्ज़ाम हॉल में किसी भी, चाहे वो परीक्षा में ड्यूटी करने वाला पर्यवेक्षक हो, चाहे बच्चा हो, किसी को भी फ़ोन अलाउ नहीं है, किसी को भी डिजिटल सामान ले जाना अलाउ नहीं है। इसके बावजूद भी इतनी बड़ी जो भर्ती हुई है, इतनी सख्ताई हुई थी, हर सेंटर पे पुलिस तैनात थी, उसके बावजूद भी जो है अंदर ही अंदर जो है पेपर लीक हुआ है। तो जो कहीं ना कहीं युवाओं की मानसिकता को और ज़्यादा जो है ख़राब कर देता है, और युवाओं की जो पढ़ाई है, मेहनत है, उसके ऊपर जो अब उनके ऊपर जो पेपर को लीक को लेकर जो दबाव आ गया है, उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है, उसको लेकर लगातार युवा अब अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बेरोज़गारों का साफ साफ कहना है कि जब तक जो है पारदर्शिता के साथ परीक्षा नहीं करवाई जाती है, पेपर जो है दोबारा नहीं करवाया जाता है, पेपर में शामिल भ्रष्टाचारियों को, पेपर लीक करने वालों को जब तक जेल नहीं हो जाती है, तब तक बेरोज़गारी वाले लगातार अपनी धरने में लगातार रहेंगे और लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। तो आपसे फिर मिलेंगे अपडेट के साथ, ठीक है। और बाकी तो आशा यही है कि जो पेपर है वो दोबारा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे युवाओं ने ये पेपर नहीं दिया है। लगातार मांग ये भी थी कि भाई इस पेपर की जो डेट है एक्सटेंड कर दें, विज्ञापन की जो डेट, परीक्षा की जो तिथि है उसको एक्सटेंड कर दें। उत्तराखंड में लगातार आपदाएं जो है निकली हुई थी, इस टाइम कुछ समय पूर्व लगातार आपदाएं आई है, सड़कें टूटी हुई थी, उसके बावजूद भी आयोग ने पेपर जो है इसी तिथि को करवाया। और इस तिथि को पेपर करवाने का क्या कारण था ये आयोग जाने, लेकिन पेपर यहाँ पे लीक हो चुका है। इसको अगर 3 पन्ने अगर पेपर के बाहर आए तो इसको हम लीक मानेंगे, ठीक है। चाहे एक क्वेश्चंस भी अगर बाहर आता तो उसको भी लीक के मामले में रखा जाता है। तो आगे क्या अपडेट आती है आपको हमारे चैनल पे मिलती है।